फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए हम वेस्टर्न फिलोसफी देखने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न फिलोसफी शुरू करें इससे पहले एक बार हम पहले ये देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक हमें देखना वहाँ पर ज़रूरी है। इंडियन फिलोसफी में जैसे मैंने आपको बताया था, इंडियन फिलोसफी के अंदर भी हम समराइज करेंगे पूरे कंसेप्ट को, पूरे टॉपिक्स को। अभी जिन जिन का इंडियन फिलोसफी हो चुका है, जिन्होंने सिलेबस पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, जो भी मैंने आपको 3-4 दिन दिए थे, एक या दो बच्चों ने डाउट पूछे, बाकी किसी ने डाउट नहीं पूछे, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका लगभग वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। वहाँ पर आपको पूछने जैसा कुछ नहीं है या फिर मेरा समझाने जैसा वहाँ पर कुछ नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफी अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला रियलिज्म हो गया, सेकंड आपका आइडियलिज्म हो गया, थर्ड आपका रैशनलिज्म हो गया, फोर्थ आपका एम्पिरिसिज्म हो गया, ठीक है, फिफ्थ आपका हो गया लॉजिकल पॉजिटिविज्म, सिक्स्थ हो गया आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, सेवन्थ हो गया आपका प्रैग्मेटिज्म, एट्थ हो गया आपका समृद्धि शास्त्र या फेनोमेनोलॉजी, नाइन्थ हो गया फिर आपका समीक्षात्मक या फिर आपका क्रिटिकल फिलोसफी। 9 टॉपिक आपके फिलोसफी के सिलेबस में दिए गए हैं। सिलेबस के अंदर जो दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर मैं लास्ट 25 ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ से टैली करूँ थोड़ा सा, तो मैं ये पकड़ पाता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स किस किस कंसेप्ट किस किस थ्योरी के अंदर पूछे गए हैं। आपका काम रहेगा कि इन सारे कंसेप्ट को कहीं ना कहीं हम पढ़ लें, कहीं ना कहीं हम इनको ट्राई कर लें। एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला जैसे कि दिया गया है रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म दिया गया, यथार्थवाद दिया गया। कौन कौन से टॉपिक यहाँ से पूछे गए हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। रियलिज्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं इस चीज को। पहला, रसेल के अनुसार वस्तुवाद क्या था? ऑब्जेक्टिविज्म या रियलिज्म अकॉर्डिंग टू रसेल। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिविज्म और रियलिज्म कहीं ना कहीं एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम के अंदर। सेकंड, मन और बाहरी जगत का संबंध क्या है? रिलेशनशिप ऑफ माइंड एंड द आउटर वर्ल्ड। थर्ड है प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडिया। नेक्स्ट है भौतिक जगत की तार्किक संरचना, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये वो सारे कंसेप्ट हैं जो आपको रियलिज्म में पढ़ने आवश्यक हैं, या 4 टॉपिक ऐसे हैं जो रियलिज्म में हमें देखने ही देख। कैसे? क्योंकि लास्ट जितने भी एग्जाम हुए बीपीएससी के, इनसे बाहर रियलिज्म नहीं पूछा गया है। सेकंड, आइडियलिज्म या आदर्शवाद। यहाँ पर अगर मेरी माने तो आप हेगल को पढ़ लें, और हेगल का जो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है उसे मत। हेगल के अलावा यहाँ पर कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। 4 टॉपिक है यहाँ पर भी, व्यू ऑफ हेगल, आइडियलिज्म के ऊपर हेगल क्या कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ माइंड एंड द आउटर वर्ल्ड। थर्ड, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। एंड फोर्थ, सत्य की प्रकृति या नेचर ऑफ रियलिटी। कॉमन टॉपिक आपने देखा यहाँ पर कि फर्स्ट रियलिज्म था, वहां पर भी मन और बाहरी दुनिया आ रहा था। आइडियलिज्म है, यहाँ पर भी मन और बाहरी दुनिया आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेसिकली कि आप मान लीजिए आप खुद का एग्जिस्टेंस तो मानते हैं, लेकिन क्या आप बाकी लोगों का भी एग्जिस्टेंस मानते हैं? क्या इस फिजिकल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस आप किस तरीके से समझा रहे हैं? फिजिकल वर्ल्ड का नेचर आप किस तरीके से समझा रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, रैशनलिज्म, बुद्धिवाद। बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक आने की संभावना है 100%। बुद्धिवाद की ज्ञान मीमांसा, द एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ रैशनलिज्म। क्या करना होता है इसके अंदर? ज्यादा कुछ नहीं, आपको पहले सबसे पहले रैशनलिज्म को आप समझाएंगे, रैशनलिज्म समझाने के बाद आप डिकॉट पे जाएंगे, डिकॉट के बाद स्पिनोजा, स्पिनोजा के बाद लिबनिट्ज, तीनों के बाद आप इसको आलोचना करने की कोशिश करेंगे। इसको आलोचना के अंदर आप समझाएंगे कि बुद्धिवाद की लिमिटेशंस क्या थी, बुद्धिवाद को क्यों लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका इंपॉर्टेंस बताएंगे और कंक्लूड कर देंगे। डिकॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डिकॉट की संभावना सबसे ज्यादा है, डिकॉट की संदेह पद्धति। सेकंड है आपका स्पिनोजा का सदवस्तु का सिद्धांत, या फिर मैं कहूँ कि सब्सटेंस क्या है स्पिनोजा के अकॉर्डिंग। और थर्ड, लिबनिट्ज का चिदणुवाद। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉक, या फिर मैं कहूँ कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एम्पिरिसिज्म, या मैं कहूँ बर्कले का सत्ता ही दृश्यता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपी, और ह्यूम का कारणता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्लास में भी यही देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, दोनों को कंपेयर अगर हम कर देते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवाद, 5वां टॉपिक आता है आपका तार्किक प्रत्यक्षवाद। तार्किक प्रत्यक्षवाद के अंदर क्या है देखिएगा, लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, इसको इधर से देख लेते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अंदर ज्यादा फिलोसफर्स नहीं है, 1 या 2 ही फिलोसफर्स हैं, इसके हिसाब से हमें देखना है। और आने वाला क्वेश्चन होता है आपका सत्यापन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन, जो एजे एयर ने दिया था। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और भी लिखे हैं मैंने यहाँ पे, युक्तियों की ज्ञानगत
अर्थपूर्णता और तार्किक प्रत्यक्षवाद की तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स पूछी गई तार्किक प्रत्यक्षवाद की, बट वेरिफिकेशन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंशियलिज्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने की संभावना 80% प्लस। सौत्र के अनुसार सत्ता की व्याख्या कीजिए। सौत्र ने कैसे एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है वो समझाने की कोशिश कीजिए। संवृत्ति शास्त्र जो है आपकी, जिसको आप कहते हैं, और अस्तित्ववाद जो है आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसको कंपेयर करने की कोशिश की गई, प्रैग्मेटिज्म को और एग्जिस्टेंशियलिज्म को। एकाकीपन, तनाव की व्याख्या अस्तित्ववाद किस तरीके से करता है, लॉनलीनेस, डिप्रेशन, ये कैसे करता है आपका अस्तित्ववाद, इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट टाइम का प्रेजेंट सिनेरियो आपको उठाना है, यहाँ से सौत्र को, हाइडेगर को, किरकेगार्ड को उठाकर उनका रेफरेंस देकर समझाना है कि अस्तित्ववाद आपके अस्तित्व की बात करता है। हम कब डिप्रेशन में जाते हैं, एकाकीपन में जाते हैं, तनाव के अंदर कब जाते हैं, बुराई के अंदर हम कब जाते हैं, जब हम अपने लिमिट से बाहर सोचने की कोशिश करते हैं या इस जगत को रियल मानने की कोशिश करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर फंस जाते हैं। सौत्र का सार से पहले भी अस्तित्व है का सिद्धांत। सौत्र का सार से पहले भी अस्तित्व है, मतलब कि ये जो भी आप सब कुछ देख रहे हैं दुनिया के अंदर, जो भी आप कंक्लूजन देख रहे हैं, निष्कर्ष देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, उससे सबसे पहले आता है आपका एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस सबसे पहले आता है, बाकी दुनिया का सार बाद में आता है। अर्थक्रियावाद या प्रैग्मेटिज्म कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है, अर्थक्रियावाद की विशेषता और व्याख्या। संवृत्ति शास्त्र नेक्स्ट, जिसको आप फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, छोटा करता हूँ इसको ताकि दोनों एक साथ दिख जाए आपको। नहीं, इससे भी नहीं दिखेगा, चलिए कोई बात नहीं। संवृत्ति शास्त्र, अधिप्रायगत चेतना, रिसल का संवृत्ति शास्त्र, संवृत्ति शास्त्र का आधार और रिसल। कुछ नहीं, रिसल पढ़ लीजिए, फेनोमेनोलॉजी के अंदर आपका काम हो जाएगा, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट, समीक्षात्मक दर्शन, क्रिटिकल फिलॉसफी। तो कांट का जो एनालिटिकल फिलॉसफी था, जो क्रिटिकल फिलॉसफी था, उसको समझने की कोशिश कीजिए, कैसे उसने आपकी दो अलग अलग विचारधारा है, वेस्टर्न फिलॉसफी के दो इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज को कवर करने की कोशिश की, जिसमें से एक थी आपकी रैशनलिज्म और एक थी आपकी एम्पिरिसिज्म। दोनों को कवर करके इसने समझाने की कोशिश की कि फिलॉसफी होती क्या है, फिलॉसफी चलती किस तरीके से। तो भैया ये 9 टॉपिक हैं आपके। दूसरा प्रश्न आता है, सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हमारे लिए जरूर। 67 के लिए यथार्थवाद, 67 के लिए तार्किक प्रत्यक्षवाद, 67 के लिए संवृत्ति शास्त्र और कांट की फिलॉसफी। 4 इंपॉर्टेंट, 5 लेस इंपॉर्टेंट। बेसिकली कुछ भी नहीं है वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, इसका आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से हम देखते हैं या इसका आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से देखा जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक चीज़ समझने की हमेशा कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे नहीं आए शायद, रुकिएगा, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। वेस्टर्न फिलॉसफी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लिखने का सिंपल तरीका है, जैसे इंडियन फिलॉसफी के अंदर एक स्ट्रक्चर को एक याद रख लीजिए, एक ढांचा याद कर लीजिए, एक बॉडी याद कर लीजिए आप, उसके बाद उसको फिल करना है। सबसे पहली बात, वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर भी इंडियन फिलॉसफी की तरह सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ट्रिपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स आपको सबसे पहले इस शुरुआत के 2 से 3 मिनट ये तय करना है इस प्रश्न के अंदर कितने पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट। जैसे कि मान लीजिए मैंने पूछ लिया आपको रैशनलिज्म पूछ लिया, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रैशनलिज्म या डिफाइन द एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ रैशनलिज्म। इसी के अंदर मैंने आपसे पूछ लिया कि डिकॉर्ट का जो कंसेप्ट है संदेहवाद, उसको भी समझाइए, और फिर इसको मैंने कह दिया कि अनुभववाद के साथ इसको कंपेयर कर दीजिए। 85% बच्चों की समस्या क्या रहती है, वो थर्ड पार्ट तक जाते ही नहीं है, वो यहाँ तक खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एक पार्ट को इग्नोर कर दिया है। लेकिन अगर इसका नंबरिंग में अगर पार्ट्स में करूँ, नंबरिंग अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो मान के चलिए एक पार्ट आपका मेजर पार्ट होता है हमेशा, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। हमारा ये मानना है कि वो पार्ट 25 से 30 नंबर का होता है। रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट, वो लगभग आपके बराबर होते हैं। बराबर मतलब हो सकता है वो 10 से 15 के हों,
ठीक है, हो सकता है वो 15 से 20 के, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेजर पार्ट हमेशा मेजर रहेगा। अगर वो मेजर पार्ट आपका 25 का आ रहा है तो ये दोनों रिमेनिंग फिर 25 के ही हों। अगर मेजर 30 का आ रहा है तो फिर ये दोनों रिमेनिंग 20 के ही, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहली लड़ाई है उस मेजर पार्ट को फाइंड आउट करने की, ढूंढने की कि वो कौन सा पार्ट, वो क्या कह रहा है पार्ट, वो कौन सा पार्ट है। अगर मैं कोशिश करूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखाने की वेस्टर्न फिलोसफी के, तो देखिएगा एक बार, देखिएगा अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर देखने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को कि आखिर पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको मैं। इसमें 65th का पेपर नहीं है, मैं 64th से शुरू कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से ये प्रश्न को पूछते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है तो आप आंसर भी नहीं कर पाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, शायद दिख रहा होगा अब आपको। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, हु आर आइडियलिस्ट, भाववादी कौन। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि भाववादी कौन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर देयर फिलोसफिकल आउटलुक, इन लोगों के दार्शनिक मतवाद क्या हैं, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, कैन आइडियलिस्ट एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर माइंड्स एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि अपने अलावा उन्होंने बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट किया था, क्या भाववादी दूसरे मन और बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार कर पाए हैं। नाउ एक्सप्लेन एंड टू एग्जामिन, व्याख्या करें और इसका परीक्षण करें। तीन प्रश्न एक साथ पूछे गए। सेंटर में क्या है, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म की थ्योरी आपको समझानी है। सेंटर क्या हुआ, इनका दार्शनिक मतवाद क्या है, फिलोसफिकल आउटलुक समझाना है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, देन फर्स्ट क्वेश्चन भाववादी कौन, देन सेकंड क्वेश्चन द फिलोसफिकल आउटलुक ऑफ आइडियलिस्टिक फिलोसफर, फिर थर्ड भाववादियों के हिसाब से दूसरा मन और बाह्य जगत, फिर इसको कंक्लूड आप करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सारे प्रश्न इसी तरीके के। सेकंड देखिएगा, बुद्धिवादियों के मत के अनुसार ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू रैशनलिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इज रीजन और इंटेलेक्ट इन एडेक्वेट सोर्स ऑफ नॉलेज, क्या युक्ति और बुद्धि या बुद्धि ज्ञान का पर्याप्त स्रोत है। थर्ड, किस आधार पर अनुभववादी बुद्धिवादी से भिन्न है। समझ रहे हैं, फिर से तीन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जितने क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे उतना ही आपको इजी हो जाएगा। संवृत्ति शास्त्र और अस्तित्ववाद के बीच अंतर कैसे करते हैं, पहला ही क्वेश्चन आ गया। तो आपको संवृत्ति शास्त्र को अलग से समझाना है, फेनोमेनोलॉजी को और एग्जिस्टेंशलिज्म को अलग से समझाना है, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। नेक्स्ट, सौत्र के अनुसार सत्ता, अर्ध सत्ता, वस्तु सत्ता, आत्मसत्ता, इन सब का वर्णन करना। क्वेश्चन दो ही हैं, बट यहाँ पर इन्होंने संवृत्ति शास्त्र और अस्तित्ववाद दो पहले ही पूछ लिए। एक और पेपर देख लेते हैं, हो सकता है एक में गलती हो जाए, अगले पेपर में गलती नहीं होगी। 63rd मेंस, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर किसी तरीके का 2-3 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। रसेल का द प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी के आधार पर वस्तुवाद क्या है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको पूरा का पूरा ऐसे लिखना होगा, रसेल के ऊपर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बहुत टिपिकल हो जाता है। सेकंड, तार्किक प्रत्यक्षवाद विचार के अनुरूप युक्तियों के ज्ञानगत अर्थपूर्णता का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन द लॉजिकल पॉजिटिविस्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉग्निटिव हॉर्स, मीनिंगफुलनेस ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, संवृत्ति शास्त्र के आधार पर अभिप्रायगत चेतना, डिस्कस द इंटेंशनली थीसिस ऑफ कॉन्शियसनेस एज फाउंड इन फेनोमेनोलॉजी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एक प्रश्न पूछा जाता है तो वो पेपर बहुत टिपिकल माना जाता है फिलॉसफी की लैंग्वेज में। सेम एज इस पेपर में आप इंडियन फिलॉसफी भी देखिए, प्रमाण और प्रमेय के बीच अंतर, ख्यातिवाद की भिन्नता, बौद्ध का क्षणिकवाद। सिंपल क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, ये सबसे टफ पेपर माना जाएगा। और आगे देख लेते हैं 62 कार्टेशियन पद्धति, हेगल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद, एयर का सत्यापन सिद्धांत। डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे वहां पर अगर सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें रखना है,
और अगर डबल पूछा गया है, ट्रिपल पूछा गया है, तो उसका हम किस तरीके से करना है, जैसा इसमें देखिएगा यहाँ पर फिर से। ठीक है, चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं अपने पे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इस तरीके के जो प्रश्न है वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर, पहली बात, किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो क्या किया जाए? अगर सिंगल क्वेश्चन, सिंगल टॉपिक पूछा गया है मान लीजिए आपसे तो एग्जिस्टेंशलिज्म ही पूछ लिया गया, अस्तित्ववाद पूछ लिया गया, करना क्या है? आपको अस्तित्ववाद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या किया जाए? कुछ नहीं, 9 टॉपिक हैं आपके, 9 टॉपिक से मान लीजिए एग्जिस्टेंशलिज्म पहला टॉपिक है, खुद के नोट्स बनाइए। स्टार्टिंग, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है? 2 से 3 आप डेफिनेशंस लिखेंगे इसकी, या आप जो भी 2-3 लाइनों में आप इसको समझाएंगे। नेक्स्ट, फॉलोअर्स कौन कौन हुए इसके। नेक्स्ट, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कब से चल रहा है ये। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स की इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन कौन सी थी साहब, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। किसी ने क्रिटिसाइज किया था क्या इसे? क्रिटिसिज्म क्या था साहब? हाँ, ये एक्स, वाई और जेड से क्रिटिसिज्म भी थे। प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है एग्जिस्टेंशलिज्म में? ठीक है सर, कंक्लूजन क्या करेंगे फिर आप इसका? एग्जिस्टेंशलिज्म अच्छा है क्या, बुरा है क्या, किस तरीके का है साहब? ये इस तरीके का है बात कर। ये सब कुछ एक समरी आपकी कॉपी में होनी चाहिए, टॉपिक वाइज टॉपिक। एग्जिस्टेंशलिज्म है तो एग्जिस्टेंशलिज्म की समरी आपकी कॉपी में होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 पेजेस की। अगर मैंने आइडियलिज्म पूछा है तो आइडियलिज्म की एक समरी आपकी कॉपी में होनी चाहिए 2 से 3 पेजेस की। अगर रियलिज्म हमने पढ़ा है तो रियलिज्म का कंक्लूजन होना चाहिए, आपकी थ्योरी में समरी होनी चाहिए। अगर आपसे कोई आइडियलिज्म पूछता है तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मैंने स्टार्टिंग क्या किया था, फॉलोअर्स कौन कौन थे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या था, उसका इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या क्या था, इंपॉर्टेंट थ्योरी के बाद क्रिटिसाइज किस किस ने किसको कर दिया, प्रेजेंट टाइम में इसका सिनेरियो क्या है या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं। मैं आपको वही बात कहना चाहूँगा फिर से, डिसीजन आपका है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, डिसीजन आपका है। हमें क्या करना है? हमें सिलेक्शन चाहिए। इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी कितने चैप्टर हैं सर? मैक्सिमम 10। वेस्टर्न फिलॉसफी कितने चैप्टर? सर मैक्सिमम 20+। क्वेश्चन कितने आएंगे यहाँ से? सर 3, और यहाँ से भी 3। कौन सा ज्यादा इजी है, ये डिसीजन आपका है। इंडियन फिलॉसफी को पढ़ना इसलिए इजी है, यहाँ के क्वेश्चंस फिक्स, इनमें अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी कम है, यहाँ अनिश्चितताएं कम है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर प्रमाण, प्रमेय का प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% है तो वो प्रश्न आएगा। मैं कह दूं कि प्रमाण और प्रमेय, इसमें प्रमा को जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रमा के अंदर ही ख्यातिवाद भी आ जाएगा, प्रमा के अंदर ही एरर भी आ जाएगा, प्रमा के अंदर इंडियन फिलॉसफी की एपिस्टेमोलॉजी आ जाएगी। तो एक टॉपिक से तकरीबन 4 टॉपिक क्लियर हो गए। इट मींस इंडियन फिलॉसफी को पढ़ना आसान है। अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं इंडियन फिलॉसफी 2 क्वेश्चन प्लस वेस्टर्न फिलॉसफी 1 क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रही है, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। तीनों प्रश्न आप इंडियन के नहीं कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी 1% है। किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है तीनों आप इंडियन से कर दें, किस्मत अच्छी हुई तो आप हो सकता है तीनों वेस्टर्न से कर दें। बट हमेशा हम गैम्बल नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि भैया इंडियन फिलॉसफी से 2, वेस्टर्न से 1, और ये कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। तो डिसीजन आपका है, ये वेस्टर्न आपकी चलती रहेगी साथ साथ, और इसके साथ साथ मैं इंडियन फिलॉसफी के वीडियोस आपको देता रहूँगा। वेस्टर्न फिलॉसफी, इसके मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। इंडियन फिलॉसफी के डेली लाइव वीडियोस जिसमें मैं समरी करूंगा टॉपिक्स को,
वो पढ़ाऊंगा। अपना टारगेट क्या है, इंडियन फिलॉसफी के 2 क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं, सिंपल। तो कल से वेस्टर्न फिलॉसफी का रिकॉर्डेड क्लास प्लस नोट्स आपको मिलेगा, इंडियन फिलॉसफी का डेली क्लास के हिसाब से आपको 2 क्लासेस में मिलेगी कल से, ध्यान रखिएगा। तो कृपया करके अपने जूते बांध लें क्योंकि हमें बहुत तेज भागना है। ठीक है, धन्यवाद।